हेलो दोस्तों और स्टूडेंट्स, जो हमने एक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी उसका आज तीसरा बैच है। तो मैंने 2 दिन लास्ट वीडियोज़ में आपको सिलेबस के बारे में बताया था, 10th और 12th क्लास के बारे में, और उसमें कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं ये सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। तो कुछ स्टूडेंट्स की जो डिमांड थे उसके अकॉर्डिंग में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो उसको नरेशन के नाम से जानते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स को नरेशन कहते हैं, कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, और कहीं कहीं पर इसका नाम रिपोर्टेड स्पीच भी दे रखा है। ये फिलहाल तो अभी 10th क्लास के लिए 10th क्लास के लिए ही रहेगा, और 10th क्लास में जो बोर्ड क्लास है उसमें 4 नंबर का ही आता है, जो आपको मैंने सिलेबस में पूरा कम्प्लीटली बता दिया था। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि 10th क्लास में रहे, इसके अलावा आप 11th क्लास का भी सिलेबस में देखेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे रखे हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा कहीं कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनमें भी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक रहेगा। हम बिल्कुल जीरो से लेकर डीपली तक इसमें अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, चाहे 3-4 दिन का वीडियो बन जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर नोट करेंगे। इसके अलावा कोरिट वाले तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी टॉपिक दे रखा है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं नरेशन। नरेशन होता है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम कथन, एक स्टेटमेंट होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कथन, स्टेटमेंट। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस होते हैं। देखो इसमें क्या होता है, कुछ लोग उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले बात है नरेशन होते क्या है, नरेशन कितने टाइप के होते हैं, तो हम डायरेक्टली इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट सेंटेंस या नरेशन बोल सीधी, तो दूसरा आपका होता है सेकंड पार्ट में हम मान सकते हैं इनडायरेक्ट। इसको कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन भाई इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है इसका कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, आप तो लोग डायरेक्टली समझिए। इसका क्या होता है वो देखो, डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस, क्योंकि एग्जाम में जो दिए जाएंगे सेंटेंस वो डायरेक्ट सेंटेंस दिए जाते हैं और इनडायरेक्ट में चेंज करवाते हैं, या कई कई बार होता है कंपटीशन में इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करवा लेते हैं, ज़्यादातर ये पूछा जाता है। तो आपको डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस में थोड़ा ये फर्क करना कि डायरेक्ट सेंटेंस होता क्या है, इनडायरेक्ट सेंटेंस होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है वो डायरेक्ट सेंटेंस को ऐसे कहा जा सकता है कि ज़्यादातर जो डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है, इसमें जो बोलने वाला होता है, स्पीकर जो भी होता है, वो जो बात बोलता है, वो जो उसे कहने वाला होता है उसकी हूबहू बात वो कह देता है और इसमें अपने शब्दों में कहता है, सीधी सी बात है। यानी इसको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं। हम फिलहाल अभी हमें यहाँ पे ये देखना डायरेक्ट सेंटेंस की पहचान और इनडायरेक्ट क्या होती है। देखो इसमें डायरेक्ट सेंटेंस में क्या होता है, इसमें एक तो ये ध्यान रखना कोमा और एक होता है इन्वर्टेड कोमा, एक तो ध्यान रखना कोमा और एक होता है इन्वर्टेड कोमा, ये इसमें दिया जाता है, ठीक है। और ये इसमें दिया जाता है, मैं थोड़ा शॉर्ट सा लिख देता हूँ, दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है, सीधी सी बात तो ये ध्यान रखना नहीं होता है। दो बात देख लेना, दोबारा देख लेना, डायरेक्ट सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है और इनडायरेक्ट सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है। फिर हम आगे बात करते हैं डायरेक्ट सेंटेंस। तो अब क्या होता है कि हमारे पास में क्या होता है, आगे इसमें दे रखा है वो देखो, ये ध्यान रखना डायरेक्ट सेंटेंस में ये होता है और इनडायरेक्ट में ये होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अगर आपके पास में दे रखा हो तो आप लोग समझ जाएंगे डायरेक्ट सेंटेंस है, और अगर ये नहीं दे रखा तो समझ जाना इनडायरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। आगे हम जस्ट चलते हैं, थोड़ा स्पीडली देखेंगे। डायरेक्ट सेंटेंस के भी 2 पार्ट होते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस, अब डायरेक्ट सेंटेंस होता है, उस डायरेक्ट सेंटेंस के भी पार्ट कितने होते हैं? 2। जैसे एग्जांपल के लिए डायरेक्ट सेंटेंस के 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहले तो डायरेक्ट सेंटेंस देख लीजिए कौन सा होता है। जैसे मतलब एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस लिख दिया यहाँ पर, राम said to me, Ram said to me, comma inverted comma, he is a good boy। मैं एक सेंटेंस यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ, तो ये हमारा सेंटेंस, क्योंकि देखो इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे रखा है, ये कॉमा ये इन्वर्टेड कॉमा इधर भी दे रखा है, तो समझ आ रहे हैं ये सेंटेंस कौन सा है, डायरेक्ट सेंटेंस होता है। अब डायरेक्ट सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, कितने भाग होते हैं, तो ध्यान रखना डायरेक्ट सेंटेंस के भाग कितने होते हैं, वो एक बार इसको एनालाइज कर लेते हैं पूरे सेंटेंस में। देखो यहाँ पर हम एक एक चीज को ले लेते हैं पहले, ये इंपॉर्टेंट बात है, फिर हम आगे देखेंगे। ये राम लिखा हुआ है, ये सेड टू लिखा है, ये मी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो इसमें क्या है, आपको ये ध्यान रखना, जो ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर और इधर यहाँ से लेकर
ये जो पार्ट दे रखा है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। इसका नाम देखे रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये हमारे पास में पहले आ गया जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो वाक्य है। आप इतना ध्यान रखिए, दो तरीके से देखते हैं। इन्वर्टेड कोमा ये रहा, इसके जस्ट बाहर वाला उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और दूसरा जो इन्वर्टेड कोमा, ये जो पूरा सेंटेंस दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। ये दो चीजें आपको लोगों को पता लग गया होगा। इसको ये बोलते हैं और इसको ये बोलते हैं। एक तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच। ये दो बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहाँ तक रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला हो गया, और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस हो गया। यहीं पर एक बात रख लेना, देखो ये जो राम दे रखा है, यानी आप लोग नोट कीजिए, सेट टू को पकड़ के बैठ जाइए। इसके जस्ट पहले यानी जो दे रखा है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट बोलेंगे इसको। और जो ये जो दे रखा है इसके जस्ट सेट टू के जस्ट बाद में ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये दो चीज यहाँ पर और ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है क्या? साइड टू के जस्ट पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा और जो जस्ट बाद वाला होगा ऑब्जेक्ट होगा, और ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट दे रखा वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होगी इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला। तो हम दोनों को थोड़ा सा एक बार डिस्क्राइब करके लिए फटाफट लिख लेते हैं। और वो ये है, हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब आप लोगों का हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं वो ध्यान रखना कि डायरेक्ट वाक्य का, थोड़ा मैं इसको दोनों में लिख देता, डायरेक्ट वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ लेना। इन्वर्टेड कोमा होता है, इसके अगर जो बाहर दे रखा है उसको तो हम बोल सकते हैं क्या? डायरेक्ट सेंटेंस, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब। और सेकंड वाला जो हो गया वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। देखो रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच होता है वो क्या होता है? रिपोर्टिंग डायरेक्ट वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो या भीतर हो। अंदर या भीतर हो। तो ये आप लोगों के पास में ये सारी बात इसमें ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर इस चीज़ को अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो अंदर हो। तो आप लोग यहाँ पर अगर इस चीज़ को भी नहीं दे तो सीधा सा नोटिस कर लीजिए, या ध्यान रखना इन रिपोर्टिंग वर्ब वो बाहर है और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अंदर। हम बार बार हम इन दोनों वर्ड का यूज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो दोबारा से हल्का से रिवाइज करा देता हूँ। नरेशन होता है, उसके दूसरा जो नाम कुछ लोग जानते हैं उसको डायरेक्ट सेंटेंस के नाम से जानते हैं। और डायरेक्ट सेंटेंस होता है, इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिया जाता है। इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है, उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है, हटा दिया जाता है। डायरेक्ट सेंटेंस होता है, उसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस के पार्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट सेंटेंस के जो पार्ट वो कौन कौन से हैं। एक तो क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, और रिपोर्टेड स्पीच होता है वो अंदर की तरफ होता है। रिपोर्टिंग वर्ब और सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। और ये तो ये सेट टू के जस्ट पहले वाला वो सब्जेक्ट दिया जाएगा, और जो बाद वाला होगा वो ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। ये सारी बातें मैंने आपको नीचे नोटिस करवा दिया, तो ये ध्यान रख लेना। डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस की ये बातें। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो देखते हैं कि इसमें क्या है।
नरेशन पढ़ रहे थे, नरेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें मैं बता दी। अब देखते हैं हमारे पास में क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज कैसे करते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम करते हैं, ये से लिख सकते हैं, कुछ विशेष रूल रहेंगे जो सारे के अंदर रूल ऑफ, ये लिख लेगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना, ठीक है, तो चेंज करना है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है वो देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या रहेगी, तो हम देखते हैं सबसे पहले हम अगर सेंटेंस को पढ़े तो आपको भी पता है सेंटेंस के तो सबसे पहले क्या आया था, रिपोर्टिंग वर्ब आई थी और रिपोर्टिंग स्पीच नंबर 2 पे आई थी। तो सबसे पहले हम चेंज भी किसमें करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है वो देखो, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज सबसे पहले हम किसमें करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। और रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज का मतलब समझ में आ रहा है क्या, वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज का मतलब ये हो गया कि आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या करता है, जो मोस्टली चेंज करते हैं वो नॉर्मल से मैं बता रहा हूँ। देखो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में सेड टू दे रखा है, ध्यान रखना सेड टू दे रखा है तो आपको टोल्ड करना है, ठीक है। या आप लोग सेड की ध्यान रखिए, सीधा कर रखे तो सेड के स्थान पे टोल्ड कर देना है। और दूसरा है सेज, अगर सेज दे रखा है तो आपको क्या कर देना, टेल कर देना, टेल्स कर देना। से दे रखा है तो आप क्या कर दोगे, इसमें टेल कर दोगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दोबारा देख लीजिए, से टू के स्थान पे टोल्ड, से इसके स्थान पे टेल्स और से के स्थान पे क्या करना है, टेल कर देना है। इसके बाद में थोड़ा नोट लगा कि एक बात और इम्पोर्टेंट रखिए, और वो नोट लगा क्या है, वो ये है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हम बात करते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी इस रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सेड, सेज और हमारे पास में कौन सा वर्ड है, से में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सेम टू सेम आ जाएगा, क्या है वो है रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि आपको पता है के बाद में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इनको चेंज करना, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना। तो फर्स्ट चेंज तो ये हो गया, क्या करना है, एक तो ये ध्यान रखना है, सेड के स्थान पर टोल्ड, सेज के स्थान टेल, से के स्थान पर टेल करना है। नंबर टू क्या होता वो देखो, हमारे पास में ये दो मार्क आते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, को हटाकर दैट, मोस्टली क्या होता है दैट, बाकी में चेंज करते रहेंगे, दैट कनेक्टिव, दैट कनेक्टिव, कंजक्शन भी बोलते हैं, यहाँ पे कनेक्टिव भी बोलते हैं, दैट कनेक्टिव का यूज करेंगे। दैट कनेक्टिव का यूज करेंगे। यहाँ पर दूसरा चेंज हो गया, यहाँ पर क्या है वो ये है कि आप लोगों को क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड को हमारा हटाकर दैट कनेक्टिव का क्या करेंगे, यूज करेंगे। नंबर थर्ड, सभी प्रकार के यानी सभी जो इसमें चिन्ह दे रखे होते हैं, चिन्ह होते हैं वो हटा देंगे और वाक्य के अंत में किसका यूज करेंगे, फुल स्टॉप। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फुल स्टॉप का यूज करेंगे। तो ये हमारे पास में सारी बातें आ गई है, थोड़ी छोटी छोटी बातें मैंने लिखवा दी है, एक बार और ध्यान रख लेना। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होता है, दो चेंज होता है, एक तो होता है सेड, सेज और सेज चेंज होता है दूसरा। और ये ध्यान रखना, इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो नहीं होता है तो आपको ये सेम टू सेम रखना है, यानी इसको कोई चेंज नहीं करोगे। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो आप लोगों को क्या करना है,
ऑब्जेक्ट होता है तो इसमें चेंज कर देना, और नहीं होता है तो इसको चेंज नहीं करना। दूसरे इसमें क्या करना है, आपको दैट का यूज करना है, किसमें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर, ठीक है। और इस प्रकार आपका सेंटेंस होता है। तो एक बार हम एक हल्का सा एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं ऊपर। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रखा हूँ, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप समझ जाएगा। ऊपर जस्ट ध्यान रखना, एग्जाम्पल ये जैसे मैंने लिखा नॉर्मल सा एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, राम सेड टू मी, सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा सेंटेंस को चेंज कर देता हूँ हल्का सा, जिससे आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। सेज टू मी, और यहाँ पे लिख दिया आई एम फाइन, ठीक है। अभी आप लोगों को केवल चेंज करना, केवल दो चीज़ पे ध्यान रखना, और वो क्या है चेंज करना है। यहाँ पर एम की जो वॉइस कर देता हूँ, जिससे आप लोग थोड़ा और भी अच्छी तरह समझ जाओगे। तो आपको चेंज क्या करना है वो देखिए। पहले रिपोर्टिंग वर्ब में ओनली रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज करना, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच को हम चेंज नहीं करते हैं, अभी बाद में करेंगे। तो राम का राम रहेगा, आप लोगों को बता दिया। सेज को मैंने बताया था आपको क्या कर देना है, टेल्स, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट मी दे रखा है, फिर मी का मी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाए तो क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। फिलहाल आगे क्या है, किस प्रकार चेंज हो रहा है, उसको आप लोग इतना ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि ये अभी मैं आपको आगे का चेंज नहीं बता रहा हूँ, तो हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। वैसे मैं ये बता देता हूँ ये क्यों आया, क्योंकि ये प्रोनाउन संबंधी जब चेंज होता है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो आप लोगों का ये पहला वाला कंप्लीट हो गया। डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करने के, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं, तीन चेंज करना, सेट को स्थान पे टोल्ड कर देना, सेज के टेल्स कर देना, सेज को टेल करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट कनेक्टिव का यूज करते हैं, मोस्टली यही यूज करते हैं। बाकी जैसे हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आगे जैसे अगर चेंज और कोई रखना होगा तो हम बाद में बताते रहेंगे, बट डायरेक्टली हम देखेंगे। और इसके अंदर क्या होता है कि सभी जो लास्ट वाक्य में जो चिन्ह होता है, इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ गया, फुल स्टॉप आ गया, सॉरी उसमें इंट्रोगेटिव आ गया, या एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, एलिमेंट कोई भी दे रखा है, उसको सभी को चेंज करके लास्ट में आप लोग एकमात्र यूज करेंगे, वो करेंगे फुल स्टॉप का। तो अभी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे देखते हैं फिर। तो देखते हैं आगे, ये हमारा चेंज हो गया, किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब संबंधी चेंज हो गया। और अगला देखते हैं, वो आपका चेंज करते हैं फिर रिपोर्टेड स्पीच में। अगला आता है रिपोर्टेड स्पीच में चेंज। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रिपोर्टेड स्पीच में चेंज, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज, स्पीच में चेंज। अब देखो इसमें रिपोर्टेड स्पीच में जब चेंज करेंगे तो आप लोगों को पता है, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंज होगा तो वो क्या होगा, वो आप लोगों को ध्यान रखना। इसमें तीन टाइप के जो चेंज होते हैं, तीन चेंज होते हैं, और तीन चेंज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन संबंधित, यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोनाउन संबंधित चेंज। पहला चेंज होता है कौन सा, प्रोनाउन संबंधित चेंज। नंबर टू होगा, वो आपका होगा वर्ब, या फिर इसको हम समझ सकते हैं दूसरा टेंसेज संबंधित चेंज। और जो थर्ड चेंज होता है वो होता है, थर्ड चेंज इसमें होगा वो होगा टाइम एंड डिस्टेंस, यानी जिसको हम क्या कहते हैं समय और दूरी, समय और दूरी संबंधित चेंज। ये तीसरे नंबर का चेंज होता है। ये तीन चेंजेस में होता है रिपोर्टेड स्पीच के चेंज कितने होंगे, तीन। एक प्रोनाउन संबंधी चेंज होता है, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम हो गया, यहाँ पर अगर हम समझना चाहिए तो सर्वनाम होता है, अभी हम इस पर भी बात करेंगे। फिर हमारा वर्ब संबंधी चेंज हो गया, वर्ब का मतलब हो गया क्रिया या फिर काल की बात करते हैं। और फिर तीसरा चेंज होता है टाइम, यानी समय और दूरी, समय और दूरी संबंधी चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास में तीन चेंज होते हैं। आप सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो प्रोनाउन संबंधी चेंज पढ़ेंगे। ध्यान रखना रिपोर्टेड स्पीच में तीन चेंज होते हैं, कौन कौन सा, प्रोनाउन संबंधी, वर्ब संबंधी, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी, ये तीन चेंजेस में होते हैं। तो आज सबसे पहले हम प्रोनाउन संबंधी चेंज पढ़ेंगे और फिर बाद में इसके आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आगे लेते हैं प्रोनाउन संबंधी चेंज। अभी आप लोगों को प्रोनाउन संबंधी चेंज पढ़ने से पहले, क्योंकि आपने रिपोर्टिंग वर्ब वाला चेंज कर ही लिया, प्रोनाउन संबंधी चेंज करने से पहले आप लोगों को एक प्रोनाउन फाइल
याद लर्न करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। और वो प्रोनाउन फाइल में हल्के से बता देता हूँ इसमें बात। प्रोनाउन फाइल, यहाँ पर प्रोनाउन फाइल बना देता हूँ। और वो प्रोनाउन फाइल किस प्रकार होता है वो देखो। यहाँ पर हम प्रोनाउन फाइल को बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं पर्सन, इधर लिख देता हूँ मैं पर्सन, और यहीं पर एक ऑब्जेक्ट लगा के लिख देता हूँ केस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा पर्सन, और इधर आ जाएगा आपके केस। केस का मतलब कारक से रिलेटेड हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें आता है फर्स्ट पर्सन। पहला देखते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है वो देखते हैं। फर्स्ट पर्सन, दूसरा एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है आपका थर्ड पर्सन। ये तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पर्सन। ठीक है, और इधर केस में आएंगे तो केस में क्या होगा, इसी को हम यहाँ से थोड़ा हटा के यही ऑब्लिक लगा के यहाँ कर देता हूँ मैं केस। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा देखो, एक तो होता है आपका सब्जेक्टिव, दूसरा होता है आपका रिलेटिव, थर्ड होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव। ये तीन केस होते हैं। एक बार हल्का सा देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में क्या चेंज होता है देखो, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में तीन आते हैं, दो आते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन में आता है ओनली यू, और बाकी जो बच गए वो थर्ड पर्सन में चले जाते हैं। जैसे सी, ही, दे, और एक रख लेते हैं इट। बाकी जो नाम वाम होते हैं वो सारे भी इसी में आते हैं। यानी कोई भी नाउन हो गया वो बाकी जो सारे नाउन इसी में चले जाते हैं। फिलहाल तो यही रखते हैं। देखो फर्स्ट पर्सन का जो रिलेटिव होता है आई का होता है वो माई होता है, ऑब्जेक्टिव होता है इसका मी होता है, वी का होता है आवर होता है, और इसका होता है वो होता है अश होता है, यू का होता है योर होता है, और इधर इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा यू। सी का होता है हर होता है, और इधर इसका हो जाता है हर होता है। सी का हिज होता जाता है, और इधर हो जाता है इसका हिम, इसका हिम, इसका हिज। दे का अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर देर होता है, और इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है देम हो जाता है। इट का क्या हो जाता है इट्स हो जाता है, और इधर हो जाता है इसका इट हो जाता है। तो हमारे पास में ये तीन जो सारणी दी, एक सारणी मैंने आपको बता दी है। इस सारणी को आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बिना हम प्रोनाउन संबंधी चेंज नहीं कर सकते। तो ये आप लोगों का प्रोनाउन फाइल रहेगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आप इसमें रखिए। अब जब भी आप स्टडी करो तभी क्लास में हो तो अपनी जो भी कॉपी नोटबुक है वो साथ में लेकर के, जिसे आप फटाफट इसके नोट्स भी बना सकते हैं। अपने हाथ से खुद बनाओगे तो आपको डबल फायदा मिलेगा और बेनिफिट भी मिलेगा। तो इनको फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जस्ट आगे चलते हैं। तो ये आपका प्रोनाउन फाइल कंप्लीट होगी। अभी थोड़ा सा एक हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, कुछ बातें हो जाती है। और वो क्या है देखो, हम दिक्कत क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और रिलेटिव इनमें पहचान नहीं पाते हैं, और इसी के साथ में ये बात करते हैं। और देखो क्या होता है, हम तीनों बात करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव की, भाई सब्जेक्टिव को पहचाने कैसे, क्योंकि कुछ जगह ऐसे आ रहे हैं जैसे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर सब्जेक्टिव भी सेम सा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जिसमें इधर पर नोट करा देता हूँ, जैसे ये आ गया सब्जेक्टिव होता है जैसे यू, और फिर योर और यू होता है। अब आप कंफ्यूजन हो गए सर इसमें यू इधर भी दे रखा है और यू इधर भी दे रखा है। इधर आते हैं तो इट और इट्स और इट आता है, तो फिर ये कंफ्यूजन हो गया। तो इसको हम पहचानने का सीधा तरीका क्या है वो देखो। देखो सब्जेक्टिव होता है हमेशा उसकी दो ही पोजीशन होती है सेंटेंस में। कितनी पोजीशन होती है, ओनली 4 2 पोजीशन होती है। दो पोजीशन कौन कौन सी होती है देखो, पहली पोजीशन तो क्या होती है इसकी सब्जेक्टिव होता है, वो हमेशा ध्यान रखना जो अपने एक ध्यान रखना, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट में इसको एच भी कर देता हूँ, और एक लिख देते हैं वर्ब। तो मोस्टली क्या होता है, जो सब्जेक्टिव होता है वो इनके जस्ट पहले आ सकता है। कहाँ आएगा, जस्ट पहले, या तो सब्जेक्टिव इनसे जस्ट पहले आएगा इन दोनों के, और या इनके जस्ट बाद में, या तो जस्ट बाद में पहली पोजीशन तो ये होगी, या फिर ज्यादातर मोस्टली क्या होता है, मोस्टली का मतलब ध्यान रखना भाई अधिकांश यही होता है। हाँ एक दो का अपवाद हो सकता है जिसमें चेंज हो जाए, लेकिन और या फिर क्या होता है साइक्रिया के जस्ट बाद में आता है, साइक्रिया होती है उसके जस्ट बाद में भी ये आ सकता है। ठीक है, ये स्थिति ज्यादातर इंट्रोगेटिव में होती है, बाकी नॉर्मली होता है।
अब आता है आप ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव सॉरी दूसरा नंबर करते हैं रिलेटिव। तो रिलेटिव की बात करते हैं तो हमारा रिलेटिव होता है वो ज़्यादातर रिलेटिव कभी भी अकेले नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना, रिलेटिव कभी भी अकेले आते हैं, ये किसी न किसी नाउन के साथ में जरूर जुड़े थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे योर पेन, हर नेम, हर फादर, इस प्रकार के नाम जुड़े थे। बात रही ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव को अगर नॉर्मली से रूप में लेता है तो ये क्या होता है, मोस्टली क्या होते हैं लास्ट में होते हैं, लास्ट में होते हैं, और ये ज़्यादातर होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज होते हैं और अधिकांश रूप से काम करते हैं लास्ट में। इनका यानी इन दोनों को पहचान लोगे तो तीसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप लोग इस तीसरे पे ज़्यादा ध्यान दें, इन दोनों पे ध्यान दे लें। और हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। जैसे एग्जाम्पल लिया गया, अभी हमने आप में एक सेंटेंस लिखा दिया, जैसे डिड यू नो मी, और दूसरा सेंटेंस लिख दिया आई नो यू। अब देखो इसमें एक तो यू यहाँ पर भी दे रखा है, यू यहाँ दे रखा है। अब आप लोगों को पूछा जाए कहाँ पर कौन सी है, तो देखो ये साई क्रिया के जस्ट बाद में आ रहा है, साई क्रिया के जस्ट बाद में आने वाला हमेशा क्या होता है सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिख दिया। और मैंने बताया इसमें दूसरा देखो साई क्रिया के जस्ट पहले भी आ रहा है, तो यहाँ पर भी है मुख्य क्रिया की। इधर देखते तो ये ना तो मुख्य क्रिया के पहले आ रहा है और ना जस्ट बाद, ये मुख्य जो मेन वर्ब है उसके, तो ये लास्ट में दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल और देखिए, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आई, जैसे ये लिखा आई गेव हर ए पेन। ठीक है, एक सेंटेंस में लिख दिया और मैं लिख दिया आई गेव हर पेन। अब देखो दोनों में डिफरेंट है, एक में इसमें हर ओनली अकेला दे रखा है, इसमें हर पेन दे रखा है। दोनों में पूछो कि कौन सा क्या है, तो देखो अगर किसी के साथ में, अगर मैंने बताया किसी के साथ में अगर दे रखा है वो, तो नाउन के साथ में दे रखा तो वो हमेशा कौन सा होगा रिलेटिव होगा। तो यहाँ पर हर क्या हो गया रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और जबकि ये हर हो गया वो क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो आप इस प्रकार कंप्लीटली कर सकते हैं। तो आप लोग इस प्रकार सब्जेक्टिव और रिलेटिव को कंप्लीट करके अपना जो आज का जो इतना ही टॉपिक क्लियर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्लास जब कर नहीं सकते क्योंकि आप लोग को भी एकदम से पूरा क्लियर नहीं होगा, बाद में हम थोड़ा टाइम बढ़ा देंगे और इसको क्लियर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। वैसे मैं बहुत आप लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने इतने दिन के अंदर बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे। और हो सकता है कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही हो या और कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग थोड़ा एयरफोन लगा के कम्प्लीटली इसको थोड़ा मैनेज करें, क्योंकि कुछ दिन की प्रॉब्लम्स है। बाद में जैसे ही कुछ हल्का सा टेक्निकल अच्छी दिक्कत आ जाएगी मोबाइल में या कोई भी जो दिक्कत होगी उसको ठीक कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अपना कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा और कुछ भी जो भी आप लोगों को टॉपिक और कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ